हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका यूपी बोर्ड का हिंदी का एग्ज़ाम है, हिंदी का ही क्या आपके जो सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं 10th क्लास में आपके, मैं 10th क्लास की हिंदी आपको पढ़ाऊँगी आज। तो 10th क्लास के जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, ये पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपके एग्ज़ाम में जो है 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 मार्क्स समझ लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव से ही मिल जाते हैं। और जो पूरा पेपर रहता है आपका वो 70 नंबर का होता है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस मतलब विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और कला या कंप्यूटर, जो भी आपके यहाँ मिलता हो, जो भी चॉइस में हो आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, तो ये सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपके सब्जेक्ट, इनमें सब में 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। 20 के 20 अगर आप सही कर ले जाते हो ना, तो भैया 20 नंबर ऐसे ही आपको मिल गए, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर मिलता है आपको। तो आपने क्या करना है भाई, सारे ऑब्जेक्टिव सही सही करने हैं, ठीक है। और हर सब्जेक्ट्स में होते हैं ऐसे ही ऑब्जेक्टिव। बाकी आपका 50 नंबर का पेपर रहता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो है एग्ज़ाम में ही वो पढ़ाई करते हैं, 1-2 दिन पहले कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ 1 महीना पहले, 2 महीना पहले। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरा साल पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो जो है ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन वगैरह, जीवनी, जितने भी आपकी जो भी आता है हिंदी में या और सब्जेक्ट्स में जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं, क्योंकि पैटर्न तो पता है आप लोगों को। जिनको नहीं पता है ना, तो मैं वो बता दूंगी आपको। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पैटर्न ही दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए मैं पैटर्न दिखा देती हूँ, देख लीजिए आप लोग। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने अभी जो बात मैं कर रही थी उसको मैं पूरा कर देती हूँ, कि जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है उन्हें तो पता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हमारे हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो भी भाई पास होना चाहते हैं। भाई अपना साल तो कोई नहीं ख़राब करना चाहता है ना। तो मैं उनसे कहूँगी भाई ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। मैं जो भी कराती हूँ ना अपनी वीडियो में, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या क्वेश्चन जो भी कराती हूँ ना, वो ऐसे क्वेश्चन कराती हूँ जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत होती है, जो पहले आपके एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार वही एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको कराती हूँ। आज मैं आपको जो है पहले दिखा देती हूँ पैटर्न, देख लो अगर देखना चाहो तो पैटर्न दिखा देती हूँ मैं, ठीक है, देख लो। और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखते हैं भाई, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, छोड़ नहीं सकते हो। और हर ऑब्जेक्टिव का आंसर राइट पता होगा ना, तभी बिल्कुल सही जब टिक लगाओगे, वहाँ OMR होती है, आपका टिक नहीं होता, OMR होती है, वो भरनी पड़ती है। वो सही भरोगे, सही क्वेश्चन का आंसर जो चूज़ करोगे, जो भी ऑप्शन चूज़ करोगे, सही चूज़ करोगे ना, तब नंबर मिलेगा। गलत चूज़ करोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप लोग सोचते हो कि भाई इतने सारे ऑब्जेक्टिव कौन से पढ़े, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना भाई, कोई गिनती नहीं होती है इनकी, तो इतने अनलिमिटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही जो महत्वपूर्ण है ना, वो क्वेश्चन आपको कराऊंगी, जो आपके एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन आज आपको करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न पूरा दिखा देती हूँ कि कितने ऑब्जेक्टिव मैं दिखा देती हूँ। जो पेपर मेरे पास है, मैं वो पेपर में आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो देख लीजिए आप लोग। देखिए ये मैं एक पेपर सेट दिखा रही हूँ आपको, प्रीवियस ईयर का पेपर सेट 2024 का। 2025 में आप लोग एग्जाम देने वाले हो, मैं 2024 का आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि सेम पैटर्न है। जो 2024 में था वैसा ही पैटर्न अब भी है, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मतलब सेम क्वेश्चन नहीं कह सकते, लेकिन वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको, उनकी ना बहुत संभावना, मैं बार बार बोल रही हूँ भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना। जितने ऑब्जेक्टिव लिखवाऊंगी आज, सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद करने हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोग को। बहुत से लोगों को पैटर्न भी नहीं पता होगा, मैं दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं बाकायदे से। देखिए ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
यहाँ पर ये यहाँ तक 11 और ये 20 क्वेश्चन मैंने बोला है ना कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये पेपर, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, पैटर्न सेम है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपी बोर्ड का हिंदी का एग्जाम, उसमें भी ऐसे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव ही कराने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपका बहुत मेन है भाई। 20 नंबर की बात है, ऐसे थोड़ा छोड़ सकते हैं कि कुछ भी टिक लगा देंगे जाकर वहाँ पे। हाँ भाई, जिसको आता ही ना हो बिल्कुल, जो पढ़ता ही नहीं है, जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, वो ये चीज़ करे। लेकिन आपको तो कुछ बनना है ना, फ्यूचर में कुछ करना है, पैसे कमाने हैं भाई, पढ़ाई करोगे तभी कुछ बन पाओगे। और मान लो भाई कुछ नहीं भी काम करते हो, लेकिन अपने आप में आपको ये तसल्ली रहेगी कि भाई हमने ऐसा पढ़ाई की, हमने ये पढ़ाई कर ली, हमने इतने मार्क्स हमें इतने मार्क्स मिले एग्ज़ाम में, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स मिले, तो ये आपके लिए अच्छा है ना। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पे पूरा फोकस कीजिए। कुछ पूरा देखिए, 70 नंबर का पेपर है, मैं बार बार बोलूँगी 70 नंबर का पेपर है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं। अगर 20 के 20 सही करते ना तो 20 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं आपको। जैसे कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगी वो ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर पढ़ लिए, ठीक है। ये जो मैं करा रही हूँ ना ऑब्जेक्टिव, ये तो ज़रूर पढ़ लो भाई। 20 के 20 सही हो गया आप ऑब्जेक्टिव आपके। फिर रहा 1-2 नंबर, 2-4 नंबर आपने जो थ्योरी आपकी जीवनी वगैरह, कुछ ना कुछ तो आते ही होता है भाई। नहीं आता है तो इधर उधर का बच्चे लिख लेते हैं, वो पा गए, हो गए आपके पासिंग मार्क्स। तो ऐसे आप पास भी हो सकते हो। अब बाकी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, काफ़ी अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ना, तो वो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनके लिए मैं बोलूँगी भाई आपको तो है कि आप सब पढ़ोगे, सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ऑब्जेक्टिव भी अच्छे करने हैं, जीवनी भी करनी है, और व्याख्याएं आपकी आती हैं गद्यांश से, पद्यांश से, संस्कृत की आती है आपकी, और आपका एसे वगैरह आता है, लेटर आता है आपका। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो आप और सारी चीज़ें याद कर लोगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका फिर मसला फंस जाता है कि आप भी सोचते हो कितने ऑब्जेक्टिव याद करें, कौन सा आएगा इसमें ऑब्जेक्टिव। तो बस मैं वही मेन आपको करा दे रही हूँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक आने की उनकी संभावना है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा रही हूँ। और मैं बिल्कुल मतलब मैं यकीन से बोल सकती हूँ आपको कि इसमें से ना आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी करा देती हूँ। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटिव कोई भी डाउट हो, मेरी वीडियो से रिलेटिव कोई डाउट हो, मेरी वीडियो से रिलेटिव कोई भी डाउट हो आपको, तो आप मुझे कमेंट करें, मैम मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, या मेरा इस डेट में एग्ज़ाम है, मुझे ये चैप्टर करा दीजिए, ये चीज़ समझा दीजिए, इसके क्या नाम है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, ये करा दीजिए मुझे, मैं वो भी आपका कराऊंगी। मैं पूरा सिलेबस आपका, अगर आप मुझे बोलोगे मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दो, तो मैं वो भी करा दूंगी, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने साइंस के भी जो है बुक डाल दिया हुआ है, मैंने सेट करा रही हूँ साइंस का, ठीक है। आप लोग ने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा जाकर मेरे चैनल पे। मैंने साइंस का सेट स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस ईयर जो सेट होते हैं आपकी, हर साल 7 सेट बनते हैं, ठीक है। तो मैं वो सेट स्टार्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। मैंने एक सेट कंप्लीट करा दिया है, आप जाओ उसे नोट करो और अच्छे से याद करो, उसमें से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बहुत कुछ आ सकता है। और मैं उम्मीद से उम्मीद क्या कहूँ, मैं यकीनन ये बात बोल सकती हूँ कि आप ना 80 से 90%, इनफैक्ट 95% भी आप ला सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे जाके। मैंने जो अनसॉल्व सॉल्व कराया है उसको अच्छे से आप पढ़ोगे, अच्छे से न्यूमेरिकल लगाओगे, तो आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। चलिए देख लीजिए आप लोग, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिख दिए हुए हैं, पहले से आंसर मैं बताऊंगी, यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगी आपको, और फिर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। कोई टफ नहीं होता है भाई, बिल्कुल टफ नहीं होता है ये। तो ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा देती हूँ। कुछ बच्चों को लगता है भाई ऑब्जेक्टिव बड़े टफ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। मेरी वीडियो से याद करोगे ना, तो और भी आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराती हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन अपने वीडियोस में आपको प्रोवाइड करती हूँ, वो मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराती हूँ जो एग्जाम में पहले आए हुए होते हैं, ठीक है।
तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे रटिएगा, सब याद कर लीजिएगा, बड़े इजी भी बहुत है ये, बस ध्यान से याद करना, ये नहीं आज याद किया कल भूल जाए, ठीक है, अच्छे से आपको याद करना, भूलना नहीं है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। इसकी ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 जय शंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 धर्मवीर भारती। तो बाण भट्ट की आत्मकथा की रचनाकार कौन हुए, इस पे क्या आंसर होगा? कुछ शायद पता हो, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगी क्योंकि काफी बच्चों को नहीं पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा ना उन्हें नहीं पता, मैं बता देती हूँ आंसर आपको इसका। तो इसमें आपका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो सुना ही होगा भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम कहीं ना कहीं, हिंदी तो सब लोग भाई हिंदी इतनी टफ नहीं लगती, लेकिन हाँ जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं ना उनको थोड़ा लगती है, उनकी क्यों, उनको इंग्लिश अच्छे से आती होती है ना, लेकिन आप लोग को भाई नहीं लगती होगी, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हें नहीं लगती, उन्हें हिंदी ना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ही आती होती है। तो हिंदी जो है इजी भी है, वैसे अच्छे से याद करो, मार्क्स इसमें सबसे ज़्यादा घसीट सकते हो, ये ऐसा सब्जेक्ट है अगर अच्छे से याद कर लोगे तो ले आओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ मैं, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन 2 रांगे राघव, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 अज्ञे। इसका राइट आंसर होगा आपका गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं आपके प्रेमचंद। प्रेमचंद का नाम सुना होगा 6, 7, 8 में, 9th 10th में तो आप हो ही, ठीक है, पिछले क्लासों में भी आपने प्रेमचंद का नाम तो जरूर सुना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका गोदान उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है, प्रेमचंद है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात के कहानीकार है। देखिए तीन कहानियां हैं यहाँ पर, ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात। ईदगाह तो पढ़ी है ना किसी क्लास में, है 5th 6th में, मुझे सही से यहाँ पे याद नहीं आ रहा, 4th 5th या 6th क्लास में ये कहानी है, मैंने बच्चों की बुक में देखी हुई है, ठीक है। तो ये कहानी आप लोग में से भी हो सकता है बहुत से बच्चों ने पढ़ी होगी, ईदगाह, ठीक है। तो किसी न किसी को पता होगा इसका आंसर क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूंगी आपको। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है इसका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका जय शंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है आपका प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन 3 प्रेमचंद, क्योंकि ईदगाह, नमक का दरोगा और पूस की रात, ये तीनों ही कहानियां जो हैं इनके कहानीकार कौन है, प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, चिंतामणि के रचयिता है। इसकी ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 यशपाल, ऑप्शन 4 जैनेन्द्र। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी की है, रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के रचयिता हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, देखिए अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका याद करने का एक तो और फायदा, फर्स्ट ईयर में भी भाई हिंदी होगी, सबके पास होती है, साइंस साइड लो, आर्ट साइड लोगी, हिंदी तो जरूर रहेगी, पीछा नहीं छोड़ने वाली है हिंदी आपका, तो हिंदी रहती है आपके पास, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका वहां भी फायदा होने, अभी याद करोगे ना, या आगे भी फायदा होने वाला है, तो इसको पूरा मतलब ध्यान से याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ना नोट करेगा तो ऐसे वीडियो से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद करने में दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 रामदास गौड़, ऑप्शन 2 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर है आपका प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन
थर्ड, रामचंद्र शुक्ल जी जो है संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। अच्छा, एक चीज बताऊंगी, चलिए बता देती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि एक अलग सी वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें बताऊंगी, वैसे मैं कर दूंगी वो भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगी कि कैसे कॉपी लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है। वैसे मैं बताती रहती हूँ अपनी वीडियो में, थोड़ा बहुत बताती हूँ, लेकिन डिटेल में ना मैं पूरा बता दूंगी। और इंग्लिश वालों को तो खास करके मैं बताऊंगी कैसे उन्हें लिखना है इंग्लिश में। तो भाई आप में से बहुत बच्चों को भाई दिक्कत हो जाती है, इंग्लिश का जो एग्जाम है उसमें बड़ी दिक्कत होती है, सारे सब्जेक्ट में जो है कर ले जाते हो, इंग्लिश में दिक्कत हो जाती है, तो वो भी बता दूंगी। अभी यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ ऑब्जेक्टिव की। जब यही कोई भी क्वेश्चन हो आपका, ठीक है, जैसे कहते हैं लास्ट में है आता है, किसी भी क्वेश्चन में है आता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है में ना कई चीजें आ जाती हैं। तो अगर उस क्वेश्चन में उक्त सभी है ना है में, तो उक्त सभी लगा देना डायरेक्ट, ठीक है, उक्त सभी लगा देना। ऑब्जेक्टिव का आंसर पता हो तो ठीक है, तब तो पता ही है, नहीं पता हो ना तो डायरेक्ट ना आप यही लगा देना है आपको, है तो उसमें कई चीजें आगे नहीं, अगर है की बात कर रहा है और क्वेश्चन के जो ऑप्शन में उक्त सभी है तो उक्त सभी मत लगाना। ज्यादातर बच्चों का मैंने देखा है कि जो है वो उक्त सभी अगर ऑप्शन में होता है ना तो उक्त सभी लगा देते हैं, वही वाला वो टिक कर देते हैं कि भाई उक्त सभी यही होगा राइट आंसर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए उक्त सभी वहां पर ऑप्शन में लिखा जाता है और आप कंफ्यूज हो भी जाते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर है आ रहा है ना क्वेश्चन के लास्ट में, हाय है, ठीक है, ये आता रहता है ना, तो है आ रहा है ना तो आप उक्त सभी लगा देना। है आ रहा है ना तो उसका एक ही आंसर होगा कोई, समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया है आपको, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। इसके साथ में अलग आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, सब समझा दूंगी, कैसे लिखना है इंग्लिश का, कैसे लिखना है सब बता दूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, आकाशदीप के लेखक हैं। इसके ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 दिनकर। इसका राइट आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 6 का जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, कलम का सिपाही कृति है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही कृति है। किसकी कृति है कलम का सिपाही? इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन 2 अमृत राय, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 उक्त सभी। देखिए यहाँ पर मैंने ही आपको कंफ्यूज कर दिया है, देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है उक्त सभी। अब आप लोग तो डायरेक्ट मन में, अभी मैंने आंसर नहीं बताया, बहुत से लोग बच्चों के मन में आ गया होगा भाई कि इसका आंसर क्या होगा, उक्त सभी हो जाएगा भाई, ये सोच लेते हो ना। लेकिन यहाँ पर है नहीं है, मैंने बार बता दिया ना, एक बार पहले बताया था, अभी 2 मिनट पहले ही बताया आपको कि है होगा ना तब उक्त सभी लगाना। ना पता हो तो पता होगा तब तो आपको पता ही होगा भाई इसका आंसर क्या है, अब तो पता ही है, तब तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन ना पता हो ना तब ये काम करना कि उक्त सभी नहीं लगाना है आपको। अगर है लिखा है तो लगा दो, उक्त सभी लगा दो, सही हो जाएगा आपका, वो आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर होगा कलम का सिपाही जो कृति है वो किसकी है, वो है अमृत राय जी की। कलम का सिपाही किसकी कृति है? अमृत राय की। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, शुक्ल युग की समयावधि है। पूछ रहा है यहाँ पर शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो क्या है। इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 1900 से 1920, ऑप्शन 2 1918 से 1938, ऑप्शन 3 1925 से 1940, ऑप्शन 4 1950 से आज तक। इसका राइट आंसर है आपका शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो क्या है, ऑप्शन सेकंड 1918 से 1938 शुक्ल युग की समय अवधि है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। डाउट हो रहा होगा ना भाई, कहीं सुना है नीड़ का निर्माण किसकी रचना है ना।
सोच रहे होगे दिमाग में, पढ़ी भी है क्लास में, किसी छोटी क्लासों में आपने पढ़ी होगी, किसी क्लास में पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी थी, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पर याद नहीं आ रहा है कौन से क्लास में थी, लेकिन मैंने पढ़ी हुई है। आपको वैसे कुछ लोगों को अभी तुरंत याद भी आ गया होगा, ठीक है। तो नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 2 पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका राइट आंसर है आपका, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। अब हरिवंश राय बच्चन कौन है? पता है किसी को? हरिवंश राय बच्चन पता होगा, चलो मैं बता देती हूँ फिर भी। हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो हमारे जो अमिताभ बच्चन जी हैं, एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन, फिल्में देखते होगे, बहुत से लोग देखते होंगे, ठीक है। मैं भी देखती हूँ, कभी कभी देख लेनी चाहिए भाई, हर टाइम पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर टाइम मूवी देखते रहो, एक टाइम रख लो, ठीक है। एक टाइम मूवी देखो, मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते होगे, मैं मना नहीं करूंगी कि मत देखो, देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मत देखो, मैं नहीं मना करती हूँ, देख लो आप लोग। तो मैंने भी मूवीज में देखा हुआ है, अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा आपने। अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी थे वो है, जो भी हो यार, मुझे ये नहीं पता है कि हैं या थे, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं या थे, ये नहीं मुझे पता है इस टाइम, ठीक है। तो जो उनके पिता का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। अमिताभ बच्चन जी तो एक्टर हैं, और हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो कविताकार, रचनाकार, उपन्यासकार, ये समझ लीजिए, ठीक है। वो कविताएं लिखते थे। नीड़ का निर्माण जो है ये कविता ही है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। मैं बता रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, नीड़ का निर्माण पूरा है। नीड़ का निर्माण एक आप ये नीड़ का निर्माण किसकी रचना है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका, और इसका आंसर क्या हो गया? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। बता दिया मैंने, कहीं पर अमिताभ बच्चन आ जाए तो अमिताभ बच्चन मत लगा देना, बता रही हूँ इसलिए मैंने ये बात बताई कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। मूवीज में देखा है इसलिए बता रही हूँ मैं, वैसे भी मैंने कहानियों में भी कहीं डिटेल्स में पढ़ा है, और मूवीज में भी मैंने देखा है, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी को, और बाकी कहानियों वगैरह में भी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, झूठा सच किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 नाटक, ऑप्शन 2 उपन्यास, ऑप्शन 3 कहानी, ऑप्शन 4 निबंध। इसका राइट आंसर है आपका प्रश्न नंबर 10 का, झूठा सच किस विधा की रचना है, तो या उपन्यास विधा की रचना है, यानी ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 शुक्ल युग, ऑप्शन 2 द्विवेदी युग, ऑप्शन 3 शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन 4 भारतेंदु युग। इसका राइट आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन 1 शुक्ल युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12, गबन की विधा है। देखिए, गोदान और गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की। देखिए, प्रेमचंद है या मुंशी प्रेमचंद है, सेम है, कंफ्यूज नहीं हुइएगा आप एग्जाम में कि सोचे भैया मुंशी नहीं लिखा है कोई और होंगे, सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि गबन की विधा क्या है, ठीक है। इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 नाटक, ऑप्शन 2 एकांकी, ऑप्शन 3 उपन्यास, ऑप्शन 4 कहानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन 3 उपन्यास। गबन की विधा क्या है? उपन्यास, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, कंकाल के लेखक हैं। कौन है कंकाल के लेखक? इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 निराला, ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ल।
इसका राइट आंसर है आपका प्रश्न नंबर 13 का कंकाल के लेखक कौन है? तो जय शंकर प्रसाद जी कंकाल के लेखक हैं, यानी प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट आंसर है, जय शंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। इसके ऑप्शन है आपके ऑप्शन 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 प्रेमचंद, ऑप्शन 3 यशपाल, ऑप्शन 4 राजेंद्र यादव। देखिए पंच परमेश्वर भी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, कौन से क्लास में? ये आपके 5th क्लास में है या 4th क्लास में है, ठीक है। पंच परमेश्वर, तो पंच परमेश्वर का इसका राइटर शायद ना पता हो आप लोगों को। कहानी तो बड़े अच्छे से आज भी याद होगी, इंटरेस्टिंग थी ना कहानी, तो अब भी बच्चों को याद होगी जिन्होंने पढ़ी होगी। भाई जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनको कैसे याद हो सकता है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हो गए आपके? प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 16, अपनी खबर आत्मकथा है। देखिए पूछ रहा है कि अपनी खबर आत्मकथा है, लेकिन यह किसकी आत्मकथा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपकी ऑप्शन 1 पांडे बेचन शर्मा, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन 1 पांडे बेचन शर्मा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? इस देखिए पूछ रहा है कि भारत दुर्दशा जो है वो किस विधा की रचना है। इसमें ऑप्शन है आपके ऑप्शन 1 जीवनी, ऑप्शन 2 आत्मकथा, ऑप्शन 3 रेखा चित्र, ऑप्शन 4 एकांकी। इसका राइट आंसर है आपका प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन 4 एकांकी। भारत दुर्दशा जो है वो क्या है? एकांकी है, एकांकी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में बोला है, बार बार बोलती हूँ मैंने स्टार्टिंग में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताई आपके एग्जाम से रिलेटिव, ठीक है। ये भी बता दिया कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा पैटर्न आता है, सब कुछ मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन है इसके प्रश्न नंबर 18 के ऑप्शन 1 वंशीधर शुक्ल, ऑप्शन 2 रामचरण शुक्ल, ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 प्रेमचंद। देखिए एग्जाम में जो है इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, पहले आंसर बता देती हूँ चलिए। तो प्रश्न नंबर 18 का जो आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छा चलिए एक जो है कंफ्यूजन जो हो सकता है आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाए, यहाँ पे समझ लीजिएगा, मैं बारीकी से बता रही हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, जैसे ऑप्शन दिया आपको वंशीधर शुक्ल, रामचरण शुक्ल और रामचंद्र शुक्ल, कंफ्यूज हो सकते हो ना, रामचरण हो सकता है भाई ये जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर है, मैंने बताया ना आपको इसका राइट आंसर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आपके ऑप्शन में हो सकता है कि एग्जाम में जो है ये ऑप्शन ना दिया हो, उसमें ये दिया हो इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप पहले आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा, इनफैक्ट जाएगा ही नहीं, समझिए जिसको बिल्कुल अच्छे से जिसने याद किया होगा ना उसको पता होगा भाई ये हो सकता है इसमें इनमें से कोई नहीं, बाकी तो सब उसमें से कोई एक ऑप्शन लगा देंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ना दिया हो, उसकी जगह कोई और ऑप्शन दिया हो, और रामचरण शुक्ल वंशीधर शुक्ल दिया हो और इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन हो, ये 4 ऑप्शन हो आपके ABCD। तो आप क्या सोचोगे भाई रामचरण शुक्ल लगा देते हैं, वैसे ही होगा, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, गलत छप गया हो, यही लगा देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा रामचंद्र शुक्ल और रामचरण शुक्ल अलग है, लेकिन आप लोग हो सकता है गलती कर जाए, इसलिए मैं बार बार दोहरा के आपको बता रही हूँ कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। इसमें ऑप्शन है आपके ऑप्शन 1 जैनेन्द्र, ऑप्शन 2 यशपाल, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन
थर्ड प्रेमचंद, क्योंकि सेवा सदन उपन्यास जो है वो प्रेमचंद जी का है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। पूछ रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। नहीं की बात पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन 3 हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है आपका प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि शुक्ल युग के नाटककार जो है वो हैं जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी जी भी हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं हैं शुक्ल युग के नाटककार। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर 21, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है, कौन है इसके लेखक। इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 पांडे बेचन शर्मा, ऑप्शन 4 राम विलास शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 21 का क्या भूलूं क्या याद करूं के रचयिता कौन है इसके लेखक। तो हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि मैंने बता ही दिया आपको कि हमारे अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की ही रचना है। ये क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। अभी एक और क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने ये बताया था आपको, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मुझे ये नहीं पता है कि हरिवंश राय बच्चन जी अभी हैं या नहीं है, वो दुनिया में है या जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये मुझे क्लियर नहीं है अभी इस टाइम, वरना मैं आपको बता देती। तो ये, लेकिन हाँ ये 100% सच बात है कि अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी, और इनकी रचना यहाँ पे 2 रचनाओं का जिक्र हुआ है। ये आता है हरिवंश राय बच्चन जी का जो है ये जिक्र बहुत आता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। अभी पहले थी नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, यही है पूरी, नीड़ का निर्माण फिर है। वहां पे नीड़ का निर्माण लिखा हुआ था, आप लोग तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, वहां पे मैंने क्लियर नहीं किया था। नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी हो गई, हरिवंश राय बच्चन जी की हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 22 यानी प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 प्रेमचंद, ऑप्शन 3 राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें राइट आंसर है आपका प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन 3 राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन 2 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 3 किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन 4 श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन 1 वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 मथुरा नाथ शुक्ल, ऑप्शन 2 लल्लू लाल, ऑप्शन 3 सदल मिश्र, ऑप्शन 4 इंशा अल्लाह खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन 1 मथुरा नाथ शुक्ल पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। कौन है पंचांग दर्शन के रचनाकार, मथुरा नाथ शुक्ल जी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। इसमें पूछ रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। यहाँ देखिए युगों का ही नाम दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसमें कौन से युग का ऑप्शन में नाम है, नंबर 1 द्विवेदी युग, नंबर 2 भारतेंदु युग, नंबर 3 शुक्ल युग, नंबर 4 शुक्लोत्तर युग। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर
25 का ऑप्शन सेकंड भारतेंदु युग। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है किस युग के लेखक है? तो यह भारतेंदु युग के लेखक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, गुनाहों का देवता रचना की विधि है। इसमें ऑप्शन है आपके ऑप्शन 1 कहानी, ऑप्शन 2 उपन्यास, ऑप्शन 3 नाटक, ऑप्शन 4 एकांकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन 2 उपन्यास। गुनाहों का देवता रचना की विधि है या किस विधा की रचना है? तो या उपन्यास विधा की रचना है गुनाहों का देवता। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, हंस पत्रिका के संपादक थे। कौन है हंस पत्रिका के संपादक? इसमें ऑप्शन है आपके ऑप्शन 1 मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 निराला, ऑप्शन 4 महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन 1 मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, कलम का सिपाही की विधा है। इसमें ऑप्शन है आपके ऑप्शन 1 संस्मरण, ऑप्शन 2 रेखा चित्र, ऑप्शन 3 जीवनी, ऑप्शन 4 आत्मकथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन 3 जीवनी। कलम का सिपाही जो है वो जीवनी विधा की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29, लहरों के राजहंस के लेखक है। इसमें ऑप्शन है आपके ऑप्शन 1 धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2 मोहन राकेश, ऑप्शन 3 कमलेश्वर, ऑप्शन 4 राजेंद्र यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सेकंड मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, मैला आंचल के रचनाकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम था, यही 10th का आपका एग्जाम, और ये क्वेश्चन आया था। बहुत से बच्चों को उस टाइम इसका आंसर ही नहीं पता था। मेरी नॉलेज में बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको ये इसका आंसर पता ही नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा। आप लोग में भी हो सकता है बहुत लोग को इसका आंसर ना पता हो। ठीक है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में ही ऐसा हुआ था। ये आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है। अभी कई बार रिपीट हो चुका है। ये मैं आपको कई साल पहले की बात बता रही हूँ, तब ऐसा हुआ था, और उसके बाद से ये कई बार आया है क्वेश्चन। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी इस बार पेपर में ये क्वेश्चन छपा हो। ठीक है। प्रश्न है मैला आंचल के रचनाकार हैं। इसमें ऑप्शन है आपके ऑप्शन 1 मोहन राकेश, ऑप्शन 2 फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 30 का मैला आंचल के रचनाकार हैं ऑप्शन सेकंड फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा अच्छे से। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इसमें ऑप्शन है आपके ऑप्शन 1 प्रेमचंद, ऑप्शन 2 धर्मवीर भारती, ऑप्शन 3 भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन 4 मन्नू भंडारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन 3 भगवती चरण वर्मा जो है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है आपका नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। देखिए नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किस विधा की रचना है। इसमें ऑप्शन है आपके ऑप्शन 1 कहानी, ऑप्शन 2 आत्मकथा, ऑप्शन 3 उपन्यासकार, ऑप्शन 4 निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, चेखत एक इंटरव्यू के लेखक है। देखिए ये शायद ही आप में से किसी 1% बच्चे को मैं बोल सकती हूँ पता होगा, याद ही नहीं किया होगा, आप लोग ने देखा होगा या देखा भी नहीं होगा इस क्वेश्चन को, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है।
चेखत एक इंटरव्यू के लेखक हैं। इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 राजेंद्र यादव, ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3 प्रभाकर माचवे, ऑप्शन 4 देवेंद्र सत्यार्थी। देखिए एक चीज़ पहले कंफर्म करूंगी आपकी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र यादव दो अलग इंसान हैं। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाए तो ये मत समझ लीजिएगा ये वही आंसर है। राजेंद्र यादव अलग हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अलग हैं। यहाँ पे इसका आंसर है आपका, चेखत एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34, ध्रुव सोमनी नाटक के रचनाकार है। इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 प्रेमचंद, ऑप्शन 2 हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 4 राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है आपका प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद। ध्रुव सोमनी नाटक के रचनाकार कौन है? ध्रुव सोमनी नाटक के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न नंबर 35 आज का हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए मैंने 35 ऑब्जेक्टिव कराए, पहले चलिए ये बता देती हूँ, ये करा देती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 जीवनी, ऑप्शन 2 भेंट वार्ता, ऑप्शन 3 संस्मरण, ऑप्शन 4 नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन 3 संस्मरण। ठीक है, अब मैंने पूरे 35 क्वेश्चन करा दिए, हो गए आपके 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी, वही वो लोग, हो सकता है आपके दोस्तों में से कुछ दोस्त ऐसे हो जो बिल्कुल ना पढ़ते हो, तो उनको तो ज़रूर शेयर करना, भाई वो भी पास हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 20 के 20 सही कर ले जाएंगे, एक आध नंबर थ्योरी में ले गए, हो गया, क्वेश्चन वगैरह कर ली, जीवनी कर ली, 2-4 नंबर पा गए, पास हो गए। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने दोस्तों की मदद करनी है और साथ ही साथ खुद की भी मदद करनी है। ये वीडियो में जितने क्वेश्चन है, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 35 के 35 सब याद करने हैं आपको। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बता दिया था आपको कि मैं वो ऑब्जेक्टिव कराती हूँ जो एग्जाम में आए हुए होते हैं, वही ऑब्जेक्टिव कराती हूँ, ज़्यादातर मैं वही कोशिश करती हूँ। और इन ऑब्जेक्टिव की बहुत संभावना रहती है, रिपीट होते रहते ना, वही एग्जाम में आते रहते, बार बार पलटता रहता है ना, तो ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक, और इसके साथ ही मैंने बता दिया था आपको कि मैंने साइंस का सेट करा दिया अपने चैनल पे। मैंने 2 पार्ट में कराया है, पूरा सेट कराया है आपको, न्यूमेरिकल भी लगाए हैं, डायग्राम वगैरह सब मैंने कराया है। ठीक है, आपको, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक, और इसके साथ ही मैंने शॉर्ट जो है शॉर्ट्स डाले हुए अपने चैनल पे, आप जाओ देख सकते हो, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं मैंने, साइंस के डाले हैं मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश के भी मैं बहुत जल्द इंग्लिश के भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग इंग्लिश के भी। और इसके साथ ही मैं आपको सामाजिक विषय, सोशल साइंस के भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी बहुत जल्द। अपने चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, मेरा जो वीडियो होगा मैं वो डाल दूंगी बहुत जल्दी। सोशल साइंस का जो वीडियो है वो मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी अपने चैनल पे, आप लोग जाके उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, खुद भी पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव कुछ भी चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ना समझ में आ रहा हो, मैथ से रिलेटिव कोई डाउट हो वो भी पूछ लीजिएगा। मैं मैथ तो बिल्कुल ही आपको 100% बता लूँगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको, कि जो आपको कहीं नहीं समझ में आया होगा वो आपको मेरी वीडियो से समझ में आएगा और मैं आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा वेस्ट करूँगी। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।